अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम FA1 के मॉक एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे। 50 MCQs होंगे जैसे कि आपके पेपर में आते हैं। उनमें से आज हम पहले 5 करेंगे। इन 5 करके हम 5 वीडियोस बनाएंगे पहले 25 की, और जो बाकी 25 MCQs रह जाएंगे वो हमारे क्या कहते हैं प्रीमियम में शामिल हैं। उन 25 MCQs को खरीदने के लिए आपको क्या कहते हैं 50 रुपये हमारे ट्रांजेक्शन करनी होगी हमारे इजी पैसा पे, फिर मैं वो आपको उनके भी एमसीक्यूज भेज दूंगा। तो अब आपने वो ट्रांज़ैक्शन कैसे करनी है और कॉन्टैक्ट कैसे करना है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आपने उस व्हाट्सएप नंबर पर इसी वीडियो के नाम देकर नीचे लिख देना है कि आपको ये एमसीक्यूज़ चाहिए, तो उसके बाद फिर मैं आपको उन 25 एमसीक्यूज़ की एक्सेस दे दूँगा, बल्कि उनकी उनकी सॉफ्ट कॉपी आपको सेंड कर दूँगा। अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। उन्होंने ये कहा है कि एक्सपेंस ऐसा कौन सा इन चारों में एक्सपेंस है जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है। तो अब हम बारी-बारी सबको देखते हैं। एन आइटम ऑफ फैक्ट्री मशीनरी। अब एन आइटम ऑफ फैक्ट्री मशीनरी हमारे पास एक ऐसी आइटम है जो कि नॉन करंट एसेट है। तो ये हमारे पास जो आती है ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आती, बल्कि ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपने एक कॉलम पढ़ा होगा जिस कॉलम की हेडिंग ये है नॉन करंट एसेट, उसमें ये लिखी जाती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनल पोजीशन में ये आइटम आती है जिसका दूसरा नाम बैलेंस शीट भी है। अब एट बिल्डिंग टू बी यूज्ड एज रिटेल परमिसेस। अब बिल्डिंग टू बी यूज्ड एज रिटेल परमिसेस भी हमारे पास सेम नॉन करंट एसेट है, क्योंकि हमारे पास एक एसेट है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो सकती है, तो ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखी जाएगी। अब मोटर व्हीकल टू बी यूज फॉर डिलीवरी गुड्स टू कस्टमर। हमारे पास जो मोटर व्हीकल है जो कि डिलीवरी के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो भी हमारे पास एक एसेट है, और ये एक नॉन करंट एसेट है, और ये हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन में लिखा जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल। जब भी हमारे किसी नॉन करंट ऐसे की रिपेयर या मेंटेनेंस होती है जो कि उसकी क्या कहते हैं कैपेबिलिटी को बढ़ा नहीं देती, उसकी वैल्यू को बढ़ा नहीं रही, बल्कि उसको रिटेन कर रही है, उसको दोबारा रिपेयर कर रही है या उसको रिन्यूअल कर रही है, तो हमारे पास हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो हमारे पास ये वाला जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और आपको पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा रूटीन एक्सपेंस है, और जो हमारा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हम इसको एज एन एक्सपेंस चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डेल्टा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जरिए बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ क्रेडिट कंट्रोलर नीड्स टू डिसाइड विच दिस डेब्ट्स नीड्स टू बी चेंज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड। अगर एक क्रेडिट कंट्रोलर को अब आपने समझना होगा कि क्रेडिट कंट्रोलर से मुराद ये है कि उन्होंने अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, मतलब कि वो कस्टमर्स की बात कर रहा है। कस्टमर्स को जो उन्होंने पीरियड दिया हुआ है वो उसकी बात कर रहा है। अब वो कह रहा है कि उसको हमने चेज आउट करना है, मतलब कि हमने देखना है कि किन कस्टमर्स को कितना डेट गया था और उसको अब चेज करना है। तो उसको देखने के लिए कि किसके पास कितना टाइम रह गया, वो किस चीज़ की उसे ज़रूरत पड़ेगी। एज एनालिसिस ऑफ पेबल्स की बात करें तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये सप्लायर्स के लिए होता है कि हमें जो क्रेडिट मिला होता है तो ये हमें अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन नहीं देता। अब एज एनालिसिस ऑफ रिसीवेबल्स, तो यही करेक्ट ऑप्शन है कि हमारे पास जो एज एनालिसिस होता है रिसीवेबल का, वो हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे कस्टमर्स में से किस कस्टमर के पास कितना क्रेडिट टाइम रह गया है। तो उसके मुताबिक फिर हम क्या कहते हैं फिर उसको हम या याद दहानी करवाते हैं, वॉइस नोट वगैरह सब कुछ सेंड करते हैं, ताकि हमें पता चले या उससे पता चले कि उसके पास टाइम कम रह गया है। तो हमारे पास जो इसमें बीटा ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब अगर हम आगे बात करें तो इस क्वेश्चन के बाकी दो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन और ट्रेड पेबल जनरल लेजर अकाउंट, तो ये दोनों भी नॉन करेक्ट हैं। अब आपको एज एनालिसिस का पता होना चाहिए। वैसे एज एनालिसिस ये होता है कि आपने एक एक टाइम शीट ना कहें, बल्कि एज एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है, एनालिसिस बेस्ड कंटेंट है, जिसमें आप अपने या कस्टमर्स अगर वो रिसीवेबल्स का हो या पेएबल्स अगर वो सप्लायर्स का हो, उसको मेंटेन करते हैं, और उसमें हर पेएबल की सेपरेट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि हर सप्लायर की सेपरेट इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि उस सप्लायर ने आपको कितने दिन दिए, मतलब 15 दिन के अंदर आपने पेमेंट करनी है। ये इसलिए होता है ताकि आपको पता चल सके कि आपने कब पेमेंट करनी है या लेनी है, ताकि
या तो अगर ये ना हो कि आप सप्लायर्स को पेमेंट देना भूल जाए और इस तरह सप्लायर्स का ट्रस्ट हटता जाए आपसे, या ये हो कि आप अपने कस्टमर से पेमेंट ही ना लें और क्या कहते हैं आप रन आउट ऑफ कैश हो जाए। तो अगर इनके नुकसान भी सुन लें, ये अगर हम इसको करेक्टली चेक नहीं करते, इसको ये क्रेडिट कंट्रोल को या पेबल्स को, अगर रिसीवेबल के केस में हम इसको सही से चेक नहीं करते, तो हमारे पास ये नुकसान होगा कि हमारा जो कैश है वो रन आउट हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी जो सेल्स की है वो रिसीव ही नहीं कर रहे। तो इस सूरत में हमारा कैश रन आउट हो जाएगा। और अगर हम बात करें एज पेबल्स की, कि हम अपने सप्लायर्स को टाइम पे नहीं दे रहे, तो सप्लायर्स की जो कि हमें स्टॉप मतलब कि रुक जाएंगे, हमें क्या क्या कहते हैं, कोई सप्लाईज ही नहीं देंगे, जिसकी वजह से हम अपनी मार्केट वैल्यू भी खो देंगे और एतमाद भी जो दूसरे लोगों में है। तो इन दोनों को ना करने के नुकसानात भी ये भी पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन की जाने बढ़े, तो थर्ड क्वेश्चन है बॉब्स यूटिलिटी बिल्स गैस इलेक्ट्रिसिटी आर अवेलेबल वेरिएबल अमाउंट्स पेड बाय द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट टू द अकाउंट ऑफ द यूटिलिटी कंपनी सॉरी। अब इसमें कुछ टर्म्स नोट करने वाली हैं। पहली टर्म कि वो यूटिलिटी बिल्स की बात कर रहा है, मतलब कि एक्सपेंस पेमेंट हो रही है। अब इसमें वेरिएबल अमाउंट, ये एक बड़ी मेन टर्म है कि वो अमाउंट वेरिएबल है। ट्रांसफर ऑफ फंड्स है बैंक अकाउंट से, ठीक है। वो पूछा है कि कौन सा मेथड बॉब यूज कर रहा है। अगर हम स्टैंडिंग ऑर्डर की बात करें, तो ऊपर उसने लिखा हुआ है वेरिएबल अमाउंट। तो स्टैंडिंग अमाउंट में फिक्स्ड अमाउंट होती है कि हर महीने के एंड में जो आपकी फिक्स्ड अमाउंट कट जाती है, उसको हम स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं। आप पेबल ऑर्डर की बात करें, तो ऐसा कोई भी आपने चीज़ अभी इस FA1 में पढ़ी नहीं है, तो इसको आप वैसे ही छोड़ दें, इसको वैसे ही स्किप करते हैं। अब जब हम नीचे जाते हैं थर्ड पर, डायरेक्ट डेबिट, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। डायरेक्ट डेबिट में ही वेरिएबल अमाउंट्स होती हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, जो जिसके ज़रिए हम ये पेमेंट्स करते हैं किसी भी कंपनी को। मतलब कि अगर आपने महीने के अंडर में 200 रुपये देने हैं और टेलीफोन चार्जेस के, और पर अगर बात करें पर कॉल की, वो अलग आते हैं चार्जेस, तो वेरी कर सकते हैं। मतलब कि 30 आपने 3 कॉल की 10-10 रुपये की, तो 30 रुपये पड़ गए, और आपने अगर और कॉल्स की तो और पैसे पड़ गए। तो ये वेरिएबल अमाउंट है, और ये इसके लिए डायरेक्ट डेबिट सबसे सूटिंग है कि वो कंपनी खुद ही आपके बैंक अकाउंट से आपके बैंक को कहती है कि इतना बिल बना है, और वो काट लेती है, क्योंकि डायरेक्ट डेबिट जो होता है वो हमेशा जिसने पेमेंट लेनी होती है वो इनिशिएट करता है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट डेबिट सही है। अब क्रॉस चेक की बात करें, तो क्रॉस चेक का मतलब ये होता है कि वो चेक कैश नहीं हो सकता, वो सिर्फ बैंक में जाके बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन हर महीने जाके, अब कंपनी का इतना बड़ा बिल हर महीने जाके हम क्रॉस चेक करवाएं, कंपनी वालों को जाके दें, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो डायरेक्ट डेबिट इज द बेस्ट मेथड टू पे बिल्स, जो कि वेरिएबल अमाउंट में है। हम क्वेश्चन नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास लिखा हुआ है, अब बिजनेस मेड सेल्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट टोटलिंग $540 इंक्लूसिव सेल ऑफ सेल्स टैक्स एट 20%, व्हेन द इनवॉइस फॉर रेस इट वाज रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग सिस्टम एज नेट ऑफ सेल। मतलब कि हमारे पास जो $540 थे, वो हमारे पास इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स थे, हमने उसे क्या रिकॉर्ड कर दिया, एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स रिकॉर्ड कर दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी करेक्ट एंट्रीज क्या थी, फिर गलत एंट्रियां देखेंगे, और फिर रिकॉन्सिलिएशन देखते हैं। तो हमने डेबिट करना था रिसीवेबल्स को हमने क्या करना था, डेबिट करना था। कितने से, 540। हमारे पास टोटल अमाउंट 5 इंक्लूसिव है ना, तो 540 से हमने डेबिट करना था। उसके बाद हमने क्रेडिट कर देना था सेल्स को अब सेल्स निकालने के लिए पहले हमें 20% जो है वो निकालना था। अच्छा, सेल्स टैक्स निकालना था, तो हम 20% से सेल्स टैक्स निकालते हैं। 540 को हमने मल्टीप्लाई करवाना था 20 से, और डिवाइड करवा देना था, इंक्लूसिव है तो 120 से। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि इंक्लूसिव इंक्लूसिव क्या होता है। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा था 90 आ रहा था, 90 सेल्स टैक्स आया था। तो 90 से 500 540 माइनस करें, तो हमारे पास जो सेल्स बनती हैं, सेल्स हमारे पास बन रही थी, वो बन रही थी $450 की। तो हमारे पास जो क्रेडिट साइड दूसरी आ रही थी, वो आ रही थी सेल्स टैक्स की, जिसमें हमारे पास जो अमाउंट आ रही थी, वो कितनी हमने अभी फाइंड की है, वो हमारे पास आ रही थी 90 से। ये हमारे पास करेक्ट एंट्रीज थी। अब हमने जो गलत एंट्रियां की, वो ये थी कि हमने डेबिट कर दिया रिसीवेबल्स को। एक मिनट,
अब हमारे पास जो करेक्ट एंट्रीज थी वो ये थी कि हमने गलत जो हमने एंट्रीज की थी वो हमने रिसीवेबल्स को डेबिट कर दिया कितने से, नेट ऑफ सेल्स से। पहले हम नेट ऑफ सेल्स निकालते हैं। हमारे पास उन्होंने कहा हमने 540 को एज अ नेट लिया था, तो अब अगर हम इसका ग्रॉस निकालें तो मल्टीप्लाई बाय 20 होगा और डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये आंसर आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है 108। तो मतलब कि हमने जो टोटल रिकॉर्ड रिसीवेबल्स रिकॉर्ड किए वो 580 प्लस 108 था, तो वो हमारे पास बन जाते हैं 648। 648 से हमने डेबिट कर दिया रिसीवेबल को, हमने क्रेडिट किया सेल्स को। कितने से हमने सेल्स को क्रेडिट किया, हमारे पास हुई है ना ये है 648। तो 540 हमारे पास सेल्स थी क्योंकि उसने हमें नेट किया। अब हमने क्रेडिट कर दिया सेल्स टैक्स को। सेल्स टैक्स को हमने कितने से क्रेडिट किया, हमने किया 108 अमाउंट से, जो हमारे पास ये आ रही थी ऊपर। तो हमने ये एंट्रीज कर दी, ये गलत कर दिया। अब आप इनकी रिकॉन्सिलिएशन करें तो अगर अब आप देखें सबसे पहले कि इनकी रिकॉन्सिलिएशन क्या होगी, तो हमने रिसीवेबल्स को भी ज़्यादा डेबिट कर दिया है, सबको ज़्यादा ज़्यादा कर दिया है। तो अब हमने इनको कम करना है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे रिसीवेबल्स को। कितने से, कितनी अमाउंट से ज़्यादा कर रहे हैं, 108 से, तो 108 से हम रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देंगे। डेबिट कर देंगे सेल्स को। सेल्स कितनी अमाउंट से ज़्यादा कर रहे हैं, 90 से, तो 90 से। अब हम डेबिट कर देंगे सेल्स टैक्स को, कितनी ज़्यादा अमाउंट से ज़्यादा कर रहे हैं, 18 से ज़्यादा कर रहे हैं। 90 था, 108 कर दिया। तो ये हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन ईजी था। तो हमारे पास जो इसकी करेक्ट आंसर है वो ये वाला है। तो ये हमारे पास जो आ रहा नज़र आ रहा है बीटा में आ रहा है, तो हमारे पास इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें है कि हमारे डेबिट साइड पे पेबल्स अकाउंट की कौन कौन सी चीज़ आती है। तो हम इसको बारी बारी करके करते हैं। जब हम कैश पे करते हैं तो हमारा जो कैश हो जाता है वो क्रेडिट हो जाता है, और जिस कस्टमर को करते हैं उस कस्टमर का अकाउंट में भी पहले कि उसका कब पे कर रहा है तो उस कस्टमर का अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो हमारा जो कैश पेड है वो हमारे पेबल्स को क्या कर देता है, डेबिट कर देता है। तो एक ये ऑप्शन सही हो गया। अब परचेज रिटर्न, जब परचेज होती है तो वो डेबिट होती है, लेकिन जब परचेज रिटर्न हो जाती है तो वो क्रेडिट होती है। और जो पेबल लेजर अकाउंट है, मतलब कि हमारी जो लाइबिलिटी होती है परचेज पे पैसे देने की, वो भी कम हो जाती है क्योंकि हमने रिटर्न कर दी परचेज। तो हमारा जो परचेज रिटर्न है वो भी क्या हो जाता है, डेबिट आज कर देता है इसको, पेबल लेजर को। ठीक है। अब हमारे पास जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड खुद क्रेडिट होता है। डिस्काउंट मिला, हमारी लाइबिलिटी कम होगी। तो इसमें जो पेबल लेजर में हमारी जैसे ही लाइबिलिटी कम होती है तो पेबल लेजर में भी डेबिट हो जाता है। तो हमारा जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो हमारे पेबल लेजर को डेबिट कर देता है। अब परचेजेज जब होती हैं तो वो डेबिट होती हैं, जबकि पेबल लेजर जो उसके बदले होता है वो क्रेडिट हो जाता है क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है परचेजेस पे जो हमने अमाउंट देनी होती है। तो ये हमारे पेबल लेजर को क्रेडिट कर देता है। तो अगर अब हम गौर से देखें तो इसमें हमारे पास जो 1 2 3 है वो हमारे पास क्या कहते हैं, डेबिट कर रही है और परचेज क्रेडिट कर रही है। तो हमारा जो अल्फा ऑप्शन है वो सही है क्योंकि वो डेबिट कर रहा है।